गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भगवती कॉलेज यानी भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कि हम अभी देख लेते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। तो अपन ने सेकेंड यूनिट चल रही थी प्रभावी अधिगम शिक्षण के स्रोत, ये हम अध्ययन कर चुके हैं। इसी प्रकार से अब हम देखेंगे कि प्रभावी शिक्षण का अर्थ परिभाषाएं देखी है अपन ने और शिक्षण विभाग देखा है, ये सारी चीज देखिए। अब अपन को अगला टॉपिक अपना है शैक्षिक उद्देश्यों का अर्थ, और अपना टॉपिक क्लियर है शैक्षिक उद्देश्यों का अर्थ एवं परिभाषाएं, यानी शैक्षिक उद्देश्यों का अर्थ एवं परिभाषा अपन पढ़ लेते हैं। उद्देश्यों का अर्थ एवं परिभाषा। तो हमको ये टॉपिक अब क्लियर करना है। क्यों करना है? क्योंकि आगे अपन को ब्लूम टैक्सोनॉमी का अध्ययन करना है, उसके शैक्षिक उद्देश्य पढ़ने हैं, ब्लूम का पूरा टॉपिक हमको पढ़ना है। इस वजह से पहले हमको शैक्षिक उद्देश्यों को जान लेना जरूरी होता है कि शैक्षिक उद्देश्य होते क्या है। ये सबको जानते हैं कि शैक्षिक उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति है, कि शैक्षिक उद्देश्य ऐसे कौन से हो जिससे कि बच्चा अपने लक्ष्य तक पहुँच सके, अपना व्यवहार में परिवर्तन कर सके, अपने आप को मतलब इतना सक्षम कर सके कि जिससे कि वो स्वयं का मूल्यांकन कर सके। तो इसलिए शैक्षिक उद्देश्य का अध्ययन अपन पहले करते हैं। तो शैक्षिक उद्देश्यों का अर्थ, तो शिक्षण एक गत्यात्मक एवं सोद्देश्य प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? एक गत्यात्मक सोद्देश्य प्रक्रिया है। शिक्षण वो है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो शिक्षण वही होता है, सीखना। तो इसी प्रकार से गत्यात्मक सोद्देश्य प्रक्रिया है, मतलब इसका उद्देश्य निहित होता है। जो शिक्षण प्रक्रिया होती है मालूम है बहुत जटिल प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है। हम पढ़ चुके हैं काफ़ी, इसमें टॉपिक ऐसे क्लियर कर चुके हैं शिक्षण पर। शिक्षण क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ अपन क्लियर कर चुके हैं। इसी प्रकार से इसमें कहा गया है कि शिक्षण एक गत्यात्मक सोद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। मतलब जो शिक्षण प्रक्रिया है, जो शिक्षण कार्य होता है, तो ये कार्य मतलब व्यक्ति जब से कहते हैं ना, बच्चा एक छोटे जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता है, यानी सीखना जिंदगी भर चलता है। तो शिक्षण कार्य अंदर चलता है, तो गत्यात्मक है, गतिशील है। इसी प्रकार से सोद्देश्य प्रक्रिया एक उद्देश्य इसमें जुड़ा होता है। शिक्षण का कार्य है, व्यक्ति कुछ भी सीख रहा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, कुछ ना कुछ उसका लक्ष्य होगा। या फिर उद्देश्य इसलिए है कि उसको लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। उद्देश्य नहीं होंगे तो वो अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकता है। तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उद्देश्यों का होना बहुत जरूरी होता है। इसी प्रकार से आगे, जिसका प्रमुख उद्देश्य बालकों का विकास करना है। तो बालकों का किस प्रकार का विकास करना है, यानी शिक्षण के शैक्षिक उद्देश्यों का मतलब क्या है? बालकों का विकास, किस प्रकार का विकास, कैसा विकास? तो विकास में जैसे कि उसका सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण क्या होता है? ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, यानी ज्ञान का उसका बढ़ाना, उसके ज्ञान का स्तर, मतलब उसको ज्ञान क्या है क्या नहीं है, ज्ञान की प्राप्ति हो रही है हो रही है, मतलब जो ज्ञान का स्तर है उसका बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। तो इस तरीके से उसका सर्वांगीण विकास करना है तीनों उसमें। तो इसी प्रकार से इसमें हो गया है शिक्षण एक गत्यात्मक एवं सोद्देश्य प्रक्रिया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य बालकों का विकास करना है। इसके साथ ही तथा शिक्षार्थी के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना है। मतलब क्या शैक्षिक उद्देश्य का? बालकों का विकास, यानी मोस्ट इसलिए है बालकों का विकास करना है। इसके बाद वांछित परिवर्तन किसमें? व्यवहारों में, यानी शिक्षार्थी या बालक या विद्यार्थी का जो व्यवहार है, कि मतलब शिक्षार्थी का व्यवहार कैसा है, उसमें कैसे परिवर्तन लाना है। यानी उसका व्यवहार पहले कैसा था, उसका मतलब हर चीज़ का सोचने का समझने का तरीका क्या था, और फिर उसके बाद उसने सीखा उसके उद्देश्य प्राप्ति और लक्ष्यों के प्राप्ति में, तो फिर उसका व्यवहार में कैसे परिवर्तन आता है। तो अपन जो भी कार्य करते हैं तो इसलिए करते हैं, शिक्षण कार्य कर रहे हैं, बालकों को सिखा रहे हैं। क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि उसके व्यवहार में परिवर्तन आ सके और उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आए। इसी प्रकार से शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाकर ही शिक्षार्थी के व्यक्तित्व को प्रभावित किया जाता है। जब शिक्षार्थी हो, विद्यार्थी हो, बालक हो, उसकी सोच में उसमें परिवर्तन ला देंगे, तो उसमें व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे, तो क्या होगा? उसमें ऑटोमेटिकली उसमें सारी चीज़ें परिवर्तन होगी। और उसका जो व्यक्तित्व है, मतलब उसका व्यक्तित्व कैसा है कैसा नहीं है, यानी व्यक्तित्व होता क्या है? पर्सनैलिटी। मतलब पर्सनैलिटी क्या है? और पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है? एक मुखौटा जो इंसान के ऊपर होता है, अंदर जो होता है वो चीज़ होती है। तो उसमें व्यक्तित्व में परिवर्तन लाना, उसका जो सीखा हुआ ज्ञान है उसमें परिवर्तन लाना, उसको और बढ़ाना, उसकी जो क्रियाएं हैं उनको क्रियाओं को आगे बढ़ाना,
मतलब उसकी आयु योग्यता के स्तर के अनुसार उसको बढ़ाते जाना और उसमें परिवर्तन लाना, जिससे कि वो समाज में, परिवार में, जहाँ पर भी वो विद्यार्थी जीवन में किसी में भी परिवर्तन आए, जिससे कि वो आगे बढ़ सके और अपने जीवन में कुछ कर सके। तो ये है शिक्षार्थी के व्यक्तित्व को प्रभावित किया जाता है। जो उद्देश्य बनाए जाते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं जिससे कि परिवर्तन लाया जा सके, वो अपने जीवन में कुछ कर सके। तो इसी प्रकार से जब हम शिक्षार्थी के व्यवहारों को परिमार्जित करने की बात करते हैं तो पाते हैं कि व्यवहारों में 3 स्तर प्रदान किया जाता है। यानी व्यवहार अगर अपन जानना चाहते हैं किसी विद्यार्थी का तो व्यवहार किस प्रकार से जानेंगे, तो उसमें अपन को 3 स्तर होते हैं। तो अभी मैंने बताया है ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। तो ये तीनों स्तर में परिमार्जित किया जाता है। तो पहला था इसमें तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और तीसरा क्रियात्मक। अब इन तीनों स्तर से क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन कैसे होगा, तीनों स्तर से परिमार्जित कैसे होगा, ये चीज अपन देखते हैं कि जब हम विद्यार्थी के ज्ञान के स्तर को बढ़ाकर उसके ज्ञान पक्ष को प्रभावित करते हैं तब वह शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है। यानी ज्ञान के स्तर को जब हम बढ़ाते हैं और उसके ज्ञान पक्ष को मजबूत करते हैं तो वो होता है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक कैसे होगा विद्यार्थी में, यानी विद्यार्थी का जो ज्ञान था, जो ज्ञान का स्तर था, चाहे उसका स्तर कोई सी भी क्लास के लेवल का था, जैसे किसी का 12th का है, किसी का 10th का है, किसी का 11th का है, तो उस ज्ञान को अपन उसी से जोड़कर आगे बढ़ाते हैं। आगे जो भी क्रिया करनी है, जैसे कि अपन को कोई 12th के पास कोई डिग्री, डिप्लोमा क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो क्या करना होता है, वो उनके ज्ञान के पक्ष को बढ़ाना होता है। जो ज्ञान का स्तर है वो बढ़ता है, तो उससे क्या होता है, ज्ञानात्मक अपन का स्तर बढ़ता है तो उनमें ज्ञानात्मक पूरा हो जाता है। इसी प्रकार से भावात्मक होता है, जो व्यवहार का स्तर भावात्मक है, इसके अंदर होता है व्यक्ति के विचार, उसके भाव, उसकी धारणाएं कैसी हैं किसी चीज के प्रति, उसके व्यवहार में जो भावात्मक गुण है वो कैसे हैं, उसके विचार का माध्यम क्या है, उसकी सोच क्या है, वो कैसे प्रकट करता है, ये सारी चीज भावात्मक में आती है। जब छात्र के भाव, विचार तथा अभिवृत्ति प्रभावित किया जाता है तो कौन सा शिक्षण उसका प्रभावित होता है, भावात्मक। यानी इसमें भाव आ जाते हैं, विचार आते हैं, अभिवृत्ति आती है, तो ये सारी चीज आती है भावात्मक। तो इसका ये स्तर प्रभावित होता है शिक्षण में। यानी शिक्षण के जो स्तर हैं उन तीनों को बनो ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। तो ये शैक्षिक उद्देश्यों ब्लूम ने भी अपनी टैक्सोनॉमी में शामिल किया है तीनों स्तर उनके कि बालक के व्यवहार में कैसे परिवर्तन लाए, किस प्रकार से लाए, तो तीनों स्तर बताए गए हैं। इसी प्रकार से शैक्षिक उद्देश्यों की अगर प्राप्ति करनी है तो उसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों स्तर को जानने के बाद ही शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। इसी प्रकार से अपना अगला है क्रियात्मक। तो क्रियात्मक में क्या होता है कि शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए विद्यार्थियों की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तन, उसकी रुचि, योग्यता, अभियोग्यता को ध्यान में रखते हुए, यानी रुचि, योग्यता, अभियोग्यता को ध्यान में रखते हुए इसे क्रिया करने के लिए कहा जाए तो वो होता है क्रियात्मक। क्रियात्मक तो बालक करके सीखता है, खुद क्रिया करता है और फिर वो सीखता है, और किस तरह सीखता है, रुचि से, अपनी योग्यता से, अपनी अभिवृत्ति से, अपनी सारी चीज से होती है और वो करके सीखता है। तो अगर किसी व्यक्ति को शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है तो स्वोद्देश्य प्रक्रिया है, ये उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है शिक्षण। तो इसमें अपन को ये तीनों चीजों को देखना पड़ेगा। ये व्यवहार में व्यक्ति के, यानी बालक के व्यवहार में तीनों क्रियाएं होना जरूरी होता है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इसी प्रकार से हमारा शैक्षिक उद्देश्य का अर्थ हो गया है अपना। अब अपन इसमें देखते हैं परिभाषाएं। इसी प्रकार से अभी जो परिभाषा है वो है BS ब्लूम 1956 में ही परिभाषाएं ने दी थी, यानी BS ब्लूम ने कि जो शैक्षिक उद्देश्य प्राप्ति के लिए इन्होंने अपना जो टैक्सोनॉमी का दिया था, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्य, इसका जो उन्होंने अपने लक्ष्य वगैरह बताए हैं, वो यही शैक्षिक उद्देश्य प्राप्ति किस प्रकार हो, बच्चा कैसे कर सकता है, कैसे नहीं कर सकता है, सारी चीज उन्हें अपनी परिभाषा के अनुसार बताई है। और ये भी है कि शैक्षिक उद्देश्य जो होता है जो अधिगम व्यवस्था का नियोजन किया जाता है, और शैक्षिक उद्देश्य बनाए जाते हैं जिससे कि शिक्षण अधिगम क्या हो सके, शिक्षण अधिगम की सुनिश्चित दिशा मिल सके। शिक्षण अधिगम शैक्षिक उद्देश्य लिए ना कि अधिगम अच्छे हो सके, उनके निश्चित जो सुनिश्चित दिशा है वो क्लियर हो जाए, अधिगम अच्छे से हो जाए, बालक अच्छे से सीखे। तो इसलिए शैक्षिक उद्देश्य बनाए जाते हैं जिससे कि बालक की क्रियात्मक जो है वो
क्रियात्मक या व्यवहारिक परिवर्तन लाए जा सके। इसी प्रकार से बीएस ब्लूम ने जो अपनी परिभाषा दी 1956 में, उसमें कहा है कि शैक्षिक उद्देश्य केवल वे लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है, यानी शैक्षिक उद्देश्य केवल वे नहीं है जो अपन उद्देश्य बनाए हैं, वो इसलिए नहीं है कि लक्ष्य या उद्देश्य ही नहीं है, इसलिए कहा है जिन्हें प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम की रचना की जाती है। मतलब जो लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं वो पाठ्यक्रम में ही सीमित नहीं होते हैं, उनमें कई उद्देश्य और लक्ष्य भी कई तरह के जुड़े हुए होते हैं जो साथ होते हैं, जिनकी ओर शिक्षक को निर्देशित किया जाता है। अपितु यह मूल्यांकन की तकनीकी के निर्माण एवं प्रयोग के लिए विस्तृत स्पष्टीकरण भी प्रदान करता है। मतलब जो पाठ्यक्रम जो बनाया जाता है शैक्षिक उद्देश्य बच्चों के लिए, तो ये जो पाठ्यक्रम बनाया गया है तो उद्देश्यों को प्राप्त करना सिर्फ पाठ्यक्रम की रचना करना ही नहीं है, इसके लिए ये है शिक्षक के लिए निर्देशित किया जाता है कि मूल्यांकन तकनीकी निर्माण, मतलब बच्चा उसके जो उद्देश्य हैं उसको स्पष्ट कर सके, उसको निर्देशित कर सके, अपना उद्देश्य सुनिश्चित कर सके, इस वजह से इसको किया जाता है। क्योंकि जो शैक्षिक उद्देश्यों का अगर पाठ्यक्रम से ही लगाए तो पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चा कुछ नहीं कर सकता, क्रिया नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारी चीज़ को वो अपने व्यवहार परिवर्तन लाता है, और व्यवहार को वो जो उसका व्यवहार होता है उसको विद्यालय में प्रदर्शित वो कम करता है, लेकिन बाहरी जीवन में वो उसको प्रदर्शित ज़्यादा करता है। क्योंकि उसका जो भी होता है, क्योंकि विद्यालय में शिक्षक है उससे में डर के मारे या किसी के मारे वो व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि दोनों तरफ व्यवहार अलग अलग होता है, क्योंकि घर में अलग व्यवहार है उसका, वो विद्यालय में अलग है उसका, क्योंकि वहाँ वो स्वतंत्र रहता है, यहाँ उसको स्वतंत्रता कम मिलती है। तो हर बालक जरूरी है पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से यहाँ पर प्रदर्शन कर सके। कई प्रकार होते हैं, कई बालकों में भी कुछ तरह की भूमिकाएं पाई जाती है इस वजह से। इसी प्रकार से अब इसका बीएस ग्रुप ने यही कहा है कि शैक्षिक उद्देश्य केवल लक्ष्य उद्देश्य ही नहीं है जिन्हें प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम की रचना की जाती है। मतलब वह उद्देश्य है जिससे कि बच्चा मूल्यांकन कर सके, अपने आप को स्पष्टीकरण के माध्यम से, तकनीकी के माध्यम से, अपने प्रयोग के माध्यम से उसको आगे बढ़ा सके और शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त कर सके। ये के अनुसार कि इसको आप नोट कर लीजिए। शैक्षिक उद्देश्य की परिभाषा है, ये कैसे करना है कैसे नहीं करनी, ये सारी चीज़ें ब्लूम ने बताई है कि ये सिर्फ पाठ्यक्रम से ही जुड़ी हुई नहीं है, ये मूल्यांकन तकनीकी निर्माण और प्रयोग के लिए विस्तृत स्पष्टीकरण भी प्रदान करता है, ये ब्लूम ने कहा है। क्योंकि ब्लूम ने ये भी कहा है कि जो किसी लक्ष्य और उद्देश्य को भी प्राप्त करना तो क्रिया करना जरूरी होता है, क्रिया के बिना दिशा प्रदान नहीं कर सकते अपन बिना क्रिया करें, और विषय वस्तु प्रक्रिया के उद्देश्य परिणाम को मूल्यांकन सरल हो जाता है, ये भी है। अगर नहीं होगा तो विषय वस्तु करने लगे तो उद्देश्य नहीं होंगे तो, और अगर उद्देश्य क्लियर है तो विषय वस्तु भी हमको सही लगेगी तो पढ़ने में भी अच्छी लगेगी, और उद्देश्य अगर वो है तो बच्चा एक पूरी निष्ठा से उसको पढ़ेगा, और अगर नहीं है तो वो उस चीज़ को नहीं कर पाएगा। तो ये हो गई बल्कि बीएस ग्रुप के अनुसार। अगली देखते हैं अपन डेविस के अनुसार, इसको नोट कर लिया, दूसरी लिखते हैं। अब ये क्या कहते हैं शैक्षिक उद्देश्यों के बारे में, ये हम देखते हैं। इन्होंने कहा है अभिगम उद्देश्य प्रस्तावित परिवर्तनों का उल्लेख है। अभिगम उद्देश्य प्रस्तावित परिवर्तनों का उल्लेख है। मतलब इन्होंने कहा है कि अभिगम उद्देश्य प्रस्तावित उद्देश्यों का उल्लेख, मतलब जो शैक्षिक उद्देश्य है वो सीखने के इसमें प्रस्तावित उद्देश्यों का उल्लेख है या इसमें परिवर्तनों का उल्लेख है। या परिवर्तनों, इसमें परिवर्तनों का उल्लेख है। मतलब जो डेविस है जिन्होंने उद्देश्यों की परिभाषा देते हुए कहा है कि अभिगम उद्देश्य प्रस्तावित
उद्देश्य या परिवर्तनों का उल्लेख है। क्योंकि जो प्रस्तावित परिवर्तन यानी जो अधिगम, अगर अपन को सीखने के जो उद्देश्य है, जो शैक्षिक उद्देश्य में, जो शिक्षण के कार्य में जो अपन सीखना चाहते हैं, तो उसमें उद्देश्य होते हैं, तो यह उसमें परिवर्तन होते हैं। क्योंकि मालूम स्तर बाई स्तर बढ़ेंगे तो परिवर्तन होंगे तो उसका उल्लेख, मतलब डेविस ने यही कहा है कि जो ये है, तो ये उद्देश्य जो है वो एक परिवर्तनों का उल्लेख है, अधिगम उद्देश्य है, प्रस्तावित उद्देश्य परिवर्तनों का उल्लेख, ये डेविस ने कहा। इसी प्रकार से अपन एनसीईआरटी के द्वारा भी देख लेते हैं। इसी प्रकार से एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी जो पढ़ने की संस्था है, जो बच्चे सब मान्यता देती है, जो बच्चे कोर्स डिपेंड करती है, इनके लिए एनसीईआरटी के अनुसार उद्देश्य में बिंदु अथवा साध्य है, यानी उद्देश्य जो शैक्षिक उद्देश्य है जो बिंदु या साध्य है, यानी साधन को प्राप्त करने वाले साध्य हैं जिसकी दिशा में कार्य को अग्रसर किया जाता है तथा उनके अनुसार किसी क्रिया के माध्यम से कोई पूर्ण योग्य परिवर्तन लाया जाता है। जो क्रिया कर रहे हैं, जो शैक्षिक उद्देश्य प्राप्ति के लिए किसी क्रिया के माध्यम से कोई पूर्ण योग्य परिवर्तन लिया जाता है, मतलब पहले से जो उद्देश्य प्राप्त करने हैं, जो क्रिया करनी है, उसमें परिवर्तन कैसे लाना है, उसको क्लियर किया जाता है कि किस माध्यम से हो, कैसे हो, तो इन सारी चीज़ों को पहले से नियोजित किया जाता है। मतलब एनसीईआरटी के अनुसार जो परिभाषा दी गई है वो ये दी गई है कि उद्देश्य वह बिंदु अथवा साध्य है जिसकी दिशा में कार्य को अग्रसर किया जाता है तथा इनके अनुसार किसी क्रिया के माध्यम से कोई पूर्ण योग्य परिवर्तन लाया जाता है। क्योंकि यही है शैक्षिक उद्देश्य की परिभाषा। अपन की 3 हो चुकी है, ब्लूम की हो गई, डेविस की हो गई और एनसीईआरटी की। इसी प्रकार से अब शैक्षिक उद्देश्यों की परिभाषाएं हो गई थी, शैक्षिक उद्देश्य का अर्थ हमने समझ लिया। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। अब विशेषताएं क्या है इसकी? शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए क्या विशेषताएं चाहिए, कैसे प्राप्त हो सकता है और प्राप्त होने का क्या मतलब है, क्या महत्व है। तो इसमें यही है कि किसी अंतिम लक्ष्य या उद्देश्य के लिए जो क्रिया की जाए, तो क्रिया की जाए तो उसके लिए दिशा प्रदान करता है। मतलब किसी अंतिम लक्ष्य या उद्देश्य के लिए जो क्रिया की जाए उसके लिए दिशा प्रदान करता है। मतलब शैक्षिक उद्देश्य जो है ये अपने लक्ष्य की प्राप्ति तो करते ही है, व्यवहार में परिवर्तन तो लाते ही है, लेकिन ये एक अपन को क्रिया करने से दिशा प्रदान होती है कि कैसे अपन को क्या कार्य करना है, कौन सी दिशा में करना है, किस सुनिश्चित दिशा क्या हो, कौन से कार्य के लिए हो। तो ये सारी चीज़ अपन को जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं वो अपने लक्ष्य को, अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने या उद्देश्य प्राप्त करने, इसके लिए कौन सी क्रिया करनी है, क्या किया जाए, कौन सी दिशा प्रदान हो, उसकी कार्य करता है। तो इसलिए विशेषता ये है कि इससे लक्ष्य की उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए अपन को दिशा प्रदान करती है या दिशा के लिए अग्रसर करती है या सुनिश्चित करती है। इसी प्रकार से वह दूसरा है उद्देश्य निर्धारित होने से विषय वस्तु एवं प्रक्रिया तथा उद्देश्य के परिणाम का मूल्यांकन सरल हो जाता है। मतलब अगर शैक्षिक उद्देश्य अगर निर्धारित है तो अपन उनको जल्दी प्राप्त कर लेंगे, है ना। अगर निर्धारित नहीं होंगे तो अपन उनको प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए कहते हैं उद्देश्य जो लक्ष्य जो भी है वो अपन को पहले से निर्धारित होने चाहिए, अपने माइंड में होनी चाहिए कि अपन को क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अगर ये निर्धारित होते हैं तो विषय वस्तु अपन को मालूम होगी कि अपन क्या विषय वस्तु पढ़नी है, मतलब कौन से साधन चाहिए होंगे, कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी जिससे हम उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। पहले अपन कुछ भी करने से पहले सोच लेते हैं, योजना बनाते हैं कि ये साधन चाहिए, ये प्रकार से हम कर सकते हैं, अपन को ये सारी चीज़ें चाहिए। तो इसमें पहले से विषय वस्तु प्रक्रिया तथा उद्देश्य के परिणाम मूल्यांकन सरल हो जाता है। मतलब अगर उद्देश्य निर्धारित है तो हमें विषय वस्तु को पता होगा कि अपन को किसी रास्ते में पहुँचना है, तो पहले अपन को उसका पूरा क्या बनाएंगे उसका कि हाँ ये रास्ता इधर जाता है, इधर जाता है, उसका पूरा एक मानचित्र बनाएंगे, अपने दिमाग में तैयार करेंगे कि अपन को कहाँ पहुँचना है, कहाँ नहीं जाना है। कोई हॉस्पिटल भी जाना है तो उसके पहले रास्ता पूछेंगे, सारी चीज़ें अपन बिठाएंगे, जब भी अपन किसी कार्य को करेंगे और कर लेंगे तो उसके बाद हम मूल्यांकन कर लेते हैं कि हाँ हम इस रास्ते से आए तो हम जल्दी पहुँच गए, हमें इतनी टाइम लगा, उतना लगा, समय वगैरह से निश्चित करते हैं। तो इसमें यही विशेषता है कि अपन उद्देश्य निर्धारण से विषय वस्तु प्रक्रिया तथा उद्देश्य परिणाम मूल्यांकन सरल हो जाता है, यानी ये उद्देश्यों की विशेषता है। अभी अपन 2 विशेषता है वो देख लेते हैं अभी, लेकिन आप इसको पहले नोट कर लो। एनसीईआरटी के अनुसार उद्देश्य वह बिंदु अथवा साध्य है जिसकी दिशा में कार्य को अग्रसर किया जाता है तथा इनके अनुसार किसी क्रिया के माध्यम से कोई पूर्ण योग्य परिवर्तन लिया जाता है। तो ये देख लिया। अब अपन इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, इसको मैं साफ कर देती हूँ। अपन 3 देख चुके हैं परिभाषाएं, तीनों के अनुसार और ये परिभाषा शैक्षिक उद्देश्यों की थी। अब उनकी विशेषताएं चल रही है तो अपन किसी में तीसरी विशेषता है जिसकी सहायता से क्रियाओं की व्यवस्था की जाती है, जिसकी सहायता से
अब जिसकी सहायता है शैक्षिक उद्देश्यों की सहायता लेकर ही क्रियाओं की व्यवस्था की जाती है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए शैक्षिक उद्देश्य में कौन कौन सी क्रियाएं होंगी, कौन सी नहीं होगी, ये सारी चीजों की व्यवस्था की। क्योंकि मैंने पहले पढ़ा है किसी अंतिम लक्ष्य उद्देश्य की क्रिया की जाए उसके लिए दिशा प्रदान करती है। अब क्रिया जब की जाए तो कौन सी क्रिया होगी, वो क्रिया सोचना, उसकी व्यवस्था करना, ये सारी चीज होती है। और उद्देश्य निर्धारित होने से विषय वस्तु प्रक्रिया तथा उद्देश्य परिणाम का मूल्यांकन सरल हो जाता है। मतलब उनको मालूम है उद्देश्य विषय वस्तु सारी चीज मालूम है, तो उनको वो सारी चीज का थोड़ा आसानी होगी। तो इसकी सहायता से क्रियाओं की व्यवस्था की जाती है। इसी प्रकार से मतलब चौथा जो पॉइंट है, इसकी चौथी जो विशेषता है, और तो इससे क्या होता है, किसी क्रिया द्वारा नियोजित परिवर्तन लाया जाता है। किसी क्रिया द्वारा नियोजित यानी शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अगर क्रिया की व्यवस्था हो जाती है, जो क्रिया करनी है वो उनको मालूम होती है, जिनका उनको मालूम चल जाता है, तो किसी की द्वारा नियोजित परिवर्तन ला सकता है। मतलब उसी चीज में जो अपनी योजना बनी हुई थी, उस योजना के माध्यम से जो शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति करनी है, तो उस योजना के माध्यम से उसमें परिवर्तन ला सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं, ज्ञान के स्तर को और बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज किस पर डिपेंड करती है, शैक्षिक उद्देश्य के अर्थ परिभाषा में लगेगा, तो उनको शैक्षिक उद्देश्य में क्या चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो। तो ये ब्लूम ने भी इसमें व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए इनके लिए शैक्षिक उद्देश्य जरूरी बताया कि बालक के विद्यार्थी के शैक्षिक परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है, कैसे नहीं लाया जा सकता, ये सारी चीजें उन्होंने बताई है कि उद्देश्य की प्राप्ति कैसे हो, क्रिया करनी है, भावनात्मक करना है या ज्ञानात्मक स्तर बढ़ाना है, तीनों स्तर तो जरूरी है कि अगर ये नहीं होंगे तो विभाग में परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि अपन आगे ब्लूम टैक्सोनॉमी का अध्ययन करेंगे तो उसकी सारी चीज शैक्षिक उद्देश्य क्या है पहले ये समझना बहुत जरूरी है। अब हमने इसकी सारी विशेषताएं देख ली, सारी चीजें देख ली है। तो इसी प्रकार से अब हमको ये पता लग गया कि शिक्षण क्या है। पहले शिक्षण, क्योंकि शैक्षिक उद्देश्य देखने हैं तो पहले शिक्षण को समझना पड़ेगा, शिक्षण को समझना पड़ेगा, अधिगम को समझना पड़ेगा, ये सारी चीजों को देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है, तब जाकर हमको शैक्षिक उद्देश्यों का पता लगेगा। और शैक्षिक उद्देश्यों के साथ पता लगाने से यही है, शैक्षिक उद्देश्य से क्या होता है, जो पाठ्य विषय वस्तु होती है वो सरल हो जाती है। अगर उद्देश्य क्लियर होते हैं तो सब कुछ अपन को जल्दी प्राप्त हो सकता है, लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। तो इसी प्रकार से अपन आगे और देखते हैं इसमें कि अपन की क्या क्या चीज हो गई है। अपन को आगे परिभाषाएं हमने देख ली, विशेषताएं भी देख ली। इसी प्रकार से देखते हैं शैक्षिक उद्देश्य का परिभाषा हो चुकी है। आगे अपन इसमें और अध्ययन करते हैं। किन चीजों का करना है, क्या करना है। अब परिभाषा के माध्यम से समझते होंगे कि एनसीईआरटी ने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा। तो इसी प्रकार से जो शैक्षिक उद्देश्यों का आधार पर शिक्षण जो होता है तो वो कैसे होता है, तो अधिगम व्यवस्था का नियोजन किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो इसी प्रकार शैक्षिक उद्देश्य के आधार पर शिक्षण कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, इसको अपन अब देखते हैं कि शैक्षिक उद्देश्य के आधार पर शिक्षण क्या। अगला टॉपिक है अपन का शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण, यानी शैक्षिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कैसे हो, शिक्षण में क्या चीज हो, क्या नहीं हो। तो अधिगम अपन को करना है, बालक को सिखाना है, तो उसमें शैक्षिक उद्देश्य को आधार मानना पड़ेगा और आधार क्या होगा, शैक्षिक उद्देश्य ही होंगे। यानी अधिगम व्यवस्था का नियोजन किया जाता है। तो अधिगम व्यवस्था का नियोजन कैसे किया जाएगा, तो वो इसलिए कैसे किया जाएगा, इसमें सुनिश्चित उद्देश्य होने चाहिए, निर्धारित उद्देश्य हो, मतलब अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए कौन से उद्देश्य हो। तो पहले अपन क्या करेंगे, अपन उद्देश्य बनाना है ऐसे शिक्षण में, तो पहले नियोजन देखेंगे। तो नियोजन होता है योजना विज्ञान करना, कि व्यवस्था करना शैक्षिक उद्देश्यों का आधार पर शिक्षण कैसे अपन को करना है। तो इसमें यही देखना है कि व्यवस्था कैसे हो, इसकी योजना कैसे बने, इसको निर्धारित कैसे करें, सारी चीज में नियोजन में पहले योजना बना ली जाए और इसके आधार पर शैक्षिक आधार पर शिक्षण कार्य हो। तो नियोजन करेंगे, फिर क्या होगा, सुनिश्चित या निर्देशित या निर्देशित उद्देश्य होने चाहिए। क्योंकि ये अगर सुनिश्चित और निर्देशित नहीं होंगे, पहले से उनको नहीं मालूम होगा, या फिर निर्धारित भी कर सकते हो, निर्देशित की जगह निर्देशित यानी शिक्षक के द्वारा, शिक्षण कार्य के द्वारा, या फिर किसी के भी द्वारा हो सकते हो, और या फिर सुनिश्चित या निर्धारित। और निर्देशित यानी किसी के शिक्षण कार्य में
हर चीज क्लियर होती है जो विषय वस्तु के द्वारा ही क्लियर होती है, विषय वस्तु या पाठ्य सामग्री से सुनिश्चित होती है। तो सुनिश्चित उद्देश्य या नियंत्रण होने चाहिए। इससे क्या होगा, उद्देश्य प्राप्ति में सहायता मिलेगी, उद्देश्यों को हम जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकेंगे। यानी योजना बनाना और उसमें उद्देश्य प्राप्त करना। और इसमें कौन सी चीज होनी चाहिए, ये चीज अपन और देखते हैं कि इसमें जो शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त करने हैं तो उनमें कौन कौन सी चीज होगी, व्यवहारिक परिवर्तन कैसे होगा, तो ये सारी चीजें क्या देखेंगे इसमें तीसरा होगा विद्यार्थी में क्रियात्मक सुझाव। जो शैक्षिक उद्देश्य का आधार पर शिक्षण करना है तो इसमें योजना बनानी पड़ेगी, सुनिश्चित या निर्देशित उद्देश्य करने पड़ेंगे, निर्धारित उद्देश्य कौन से हैं, कौन से प्राप्त करने हैं, किन क्रियाओं के द्वारा करना, क्रियात्मक सुझाव यानी क्रिया करते वक्त कौन कौन से सुझाव ध्यान रखने हैं, कौन सी विशेषताएं ध्यान रखनी है, कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, सारी चीजों का अपन को ध्यान रखना है। उसी प्रकार शिक्षण उद्देश्य का आधार पर शिक्षण का कार्य हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि अधिगम व्यवस्था का नियोजन किया जाता है, सुनिश्चित एवं परिभाषित पूर्व निर्धारित उद्देश्य छात्र को अभिप्रेरित करते हैं और उद्देश्यों की प्राप्ति का मैंने कार्य में लगाए रखते हैं। यानी उद्देश्य प्राप्त नहीं होंगे जब तक अपन को क्रियान्वयन को लगाना है। शिक्षण कार्य करते वक्त उनको ये ध्यान रखना है, शिक्षण कार्य कराना है तो मतलब ये है कि उनकी उद्देश्य प्राप्ति कैसे होंगे, व्यवहारिक परिवर्तन कैसे लाया जाए, कौन सी ऐसी चीजें हो जिनसे वो अपने में परिवर्तन लाए, किस प्रकार से शैक्षिक उद्देश्यों को परिभाषित किया जाए, उनको कैसे समझाया जाए जिससे कि शैक्षिक उद्देश्य के आधार पर शिक्षण कार्य हो जाए। मतलब जो शिक्षण कार्य होना है, उनको जो सीखना है, जो जीवन में उपयोग में लेना है तो ये कैसे प्राप्त हो, तो ये सारी चीज शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण कार्य कराकर ही पता लगाया जा सकता है। अब अपन एक चीज देखते हैं कि उद्देश्य क्या होते हैं, लक्ष्य क्या होते हैं, इनमें अंतर क्या होता है। तो ये चीज अपन समझ लेते हैं, लेकिन अभी अपन ये देख लेते हैं कि अपन ने क्या क्या चीज पहले देख ली है। तो अपन इसमें क्या देख चुके हैं, शैक्षिक उद्देश्य का आपने समझ लिया, अपन ने परिभाषा समझ ली कि क्या होता है क्या नहीं होता। इसी प्रकार के उद्देश्यों का आधार शिक्षण में क्या होगा, अपन ये सारी चीज अपन देख चुके हैं। तो इन चीजों को अपन देख चुके हैं। तो ये सारी चीज कैसे होती है, शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित करने के लिए कौन सी विद्यार्थी की अवस्था में होने वाले परिवर्तन होंगे, तो परिवर्तन को ध्यान में रखना है। तो परिवर्तन कौन कौन से होंगे, अगर अपन शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करेंगे तो परिवर्तन किसमें आएगा, जैसे परिवर्तन लाना है, शैक्षिक परिवर्तन कैसे आएंगे ये चीज देखते हैं। शैक्षिक परिवर्तन आने से कैसे उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे, अब ये चीज अपन को देखनी है। क्या इसमें रुचि देखनी है, योग्यता देखनी है, क्योंकि रुचि और योग्यता दोनों चीजों बहुत है कि रुचि बालक में रुचि नहीं होगी तो वो उद्देश्य तक कभी नहीं पहुंचेगा। और योग्यता उसकी आयु स्तर के हिसाब से उनको योग्यता भी देखनी होती है कि जिससे कि उसमें परिवर्तन, और उसमें क्या देखना पड़ेगा, रुचि योग्यता देखना, उसमें होने वाले परिवर्तन कि कौन से परिवर्तन हुए कौन से नहीं हुए, ये परिवर्तन को ध्यान में रखना है और उन परिवर्तनों के आधार पर ही उसका ज्ञान को आगे बढ़ाना है। फिर उसकी चेक करनी है अभी योग्यता उसमें कितनी है कितनी नहीं है, वो इसके काबिल हुआ या नहीं हुआ किसी भी शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए। तो अपन ये सारी चीज इसके अंदर देखनी है। इसी प्रकार से ये सारी चीज अपन को मालूम होगी, रुचि योग्यता होने, क्योंकि बालक और विद्यार्थी भी सारी चीजों को ध्यान में रखते ही शैक्षिक उद्देश्य बनाए जाते हैं, उनका निर्धारण किया जाता है। अगर नहीं होंगे तो नहीं हो पाएगा। और क्रियात्मक सुझाव होते हैं, क्रिया करने के कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, करके कैसे सीखेंगे। शिक्षक बालकों को कौन सी क्रियाओं के माध्यम से सीखे हैं जैसे कि बालक जल्दी सीख जाए। तो अपन ये सारी चीजें हो गई, ये टॉपिक अपन का क्लियर हो चुका है। अब अपन देखते हैं शैक्षिक उद्देश्य में लक्ष्य क्या होते हैं। तो ये सारी चीज का अपन पहले क्लियर कर लेते हैं कि लक्ष्य क्या है, उनको परिभाषाओं के माध्यम से समझते हैं कि लक्ष्य क्या है। नहीं तो आप ये सारी चीज है तो अपन लक्ष्य और प्राप्य लक्ष्य जो उद्देश्य है ये 3 टॉपिक है। तो ये 3 टॉपिक को अपन क्लियर अपन कल देखते हैं, उनको 3 टॉपिक को क्लियर करेंगे कि उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है और प्राप्य उद्देश्य क्या है। क्योंकि तीनों में अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे अगर इनमें कंफ्यूजन होता है तो आपको परेशानी आ सकती है। तो आज हमने शैक्षिक परिभाषा देखा है, कल अपन दूसरा टॉपिक क्लियर करेंगे। धन्यवाद।